ओके जी, तो हमने ओके तो हम सॉल्यूशंस कर रहे थे। सॉल्यूशंस में मैं आपको क्विकली क्या हमने किया था वो चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है जी, क्या क्या हमने किया था, क्या क्या नहीं किया था। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन पे आते हैं भाई बहनों हम लोग। सॉल्यूशन में हमने चीज पढ़ी थी, मैं 5 मिनट लगा रहा हूँ पीछे का रिव्यू कराने के लिए। ठीक है, जो आए हैं एक ही आया बस, है ना। सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था भाई मेरे? सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था दो चीजों से मेरा एक सॉल्यूशन बनता है। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है भाई मेरा? सॉल्वेंट होता है। इससे हमारा सॉल्यूशन बना था, सॉल्वेंट वो था जो मेरा लार्ज क्वांटिटी में था, सॉल्यूट वो था जो लेस क्वांटिटी में था। ठीक है, और क्या था, जो फेज मेरा सॉल्वेंट का था वही फेज मेरा सॉल्यूशन का था। ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे यहाँ पे कैसे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बता सकते हैं, व्हिच वाज मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, राइट। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे करी थी, तो वो चीजों के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, धीरे धीरे बीच में आती रहेगी वो चीजें। ठीक है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया था, सॉल्युबिलिटी की बात की थी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ solute in a given amount of solvent at a particular temperature। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, कितना मेरा कोई भी एक सब्सटेंस मैक्सिमम अमाउंट जो मेरा डिसॉल्व हो सकता है किसमें, सॉल्वेंट के अंदर। जो किसमें डिसॉल्व हो जाएगा भाई बनो, सॉल्वेंट के अंदर। कितना होएगा, मैक्सिमम, ताकि मेरा क्या बन सके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके, राइट, क्लियर है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैंने क्या किया, पानी लिया, चीनी लिया और उसके अंदर घोलता रहा जो मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो सकती है, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं करने का तुमको, है ना। अगर 25 पे करे तो 25 पे ही रहेगा, क्योंकि अगर जैसे ही वो 30 पे गया तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, राइट। सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए क्या क्या पढ़ा, 3 टाइप की चीजें हमने पढ़ी थी। देखो सॉलिड एंड लिक्विड तो हमने पढ़ा था बचपन में, पहले भी पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसमें हमने सॉल्यूट लिया था जिसको सॉल्वेंट के अंदर घोला था, है ना। उसके ऊपर हमने मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, है ना, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, परसेंट, और बड़ी सारी चीजें हमने पढ़ी थी, पीपीएम, है ना, मोल फ्रैक्शन, सब चीजें पढ़ी थी। तो वो क्या कर रहे थे, हम सॉलिड चीज को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे, राइट। अभी दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या किया, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया था लास्ट क्लास में, है ना। गैस इन लिक्विड, जिसको हमने पढ़ा था किसके थ्रू, गैस इन लिक्विड, जिसको हमने स्टडी किया था किससे, हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ से, हेनरी लॉ ने क्या बोला कि भैया जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी तो हम नहीं उठा सकते, सॉरी। ठीक है जी, हेनरीज लॉ में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसमें जितना ज्यादा मैं प्रेशर डालता रहूंगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती रहेगी। ठीक है ना। आप लोगों ने दो सिंपल से 2 एग्जांपल बताता हूँ। एक आपने वो बंटे वाली बोतल पी है ना, जो रोड साइड पे मिलती है, हमें नींबू पानी डाल के वगैरह बना के देता है। और दूसरी हमारी जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो, तो किसका टेस्ट ज्यादा बेटर लगता है, कोल्ड ड्रिंक का। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड की कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो जो बंटे वाली। ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो वो क्या हुआ कि मतलब जो बंटे वाली थी उसको हमने जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व थी वहां पे प्रेशर कम में हमने उसे सील किया था, बट जो दूसरे वाला था उसमें क्या किया हमने, ज्यादा प्रेशर के साथ रख के उसे सील कर दिया था। क्लियर, ठीक है जी। तो हमने इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करे थे लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर। ठीक है जी, तो वो भी हो गया। आज हम बात इसके फैक्टर्स के बारे में भी बात किया था। फैक्टर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन थी उसके थ्रू भी हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर के बारे में बात किया था, राइट। नेक्स्ट वी हैव वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द लिक्विड फेज, है ना। यहाँ पे जो वेपर्स थे जो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर
प्रेशर अप्लाई कर रहे थे उसे हमने क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, राइट। हेनरी लॉ में हमने क्या किया था, गैस एंड लिक्विड का किया था। अब हम क्या करेंगे, दो लिक्विड को मिक्स करेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में, और यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, रॉड्स लॉ के बारे में, ठीक है। ठीक है जी, पानी के अंदर हमने अल्कोहल मिला दिया, बेंजीन के अंदर एसीटोन, बेंजीन के अंदर CCl4 मिला दिया, या CCl4 के अंदर बेंजीन मिला दिया, ठीक है। मिक्सेबल लिक्विड्स होने चाहिए। देखो हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता था, व्हिच हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक पोलर और एक नॉन पोलर लूंगा तो वहां पे क्या होगा, दो अलग अलग फेजेस बन जाएंगे। मैंने पानी के अंदर तेल मिक्स किया तो वो अलग अलग फेजेस बन रहे होंगे ना, राइट। तो वहां पे नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, पोलर के अंदर पोलर ही डिसॉल्व करना है, लिक्विड के अंदर लिक्विड, ठीक है। वाटर पोलर है, अल्कोहल पोलर है, तो वो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। CCl4 नॉन पोलर है और उसमें मैंने बेंजीन मिक्स कर दिया तो वो दोनों क्या है, नॉन पोलर। तो दोनों क्या आएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, CCl4 इज नॉन पोलर क्योंकि इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। ये इधर की डायरेक्शन में, ये इधर और ये इधर, u इक्वल टू 0, राइट। तो दोनों क्या हो गए मेरे, नॉन पोलर हो गए। तो देख क्या वो क्या करेंगे, झट से डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी। तो अब हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में हमने बात किया था, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो हमने नेचर ऑफ लिक्विड पढ़ा था। अब वो एक सरफेस फिनोमेनन है, जो भी हमारी इवेपोरेशन है दैट इज अ सरफेस फिनोमेनन, है ना। हमेशा क्या होएगा कि वहां से वो इजीली एस्केप आउट हो जाता है। अंदर वाला जो पार्टिकल है वो मेरा एस्केप आउट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि अंदर वाला तो क्या है, काफी जगह से पकड़ा हुआ है। सरफेस वाला क्या है, सिर्फ नीचे से पकड़ा हुआ है और कोई चीज आई उसे उड़ा के ले जाएगा, जैसे हम बात कर रहे थे ना। अभी सपोज करो आप लोग कहीं जा रहे हो ना, आप लोग सारे फ्रेंड्स, और आपने क्या किया, एक ऑटो हायर कर लिया, सारे चढ़ गए उस पर, ठीक है। तो किसके गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जो लटक के जा रहा हुआ है ना। तो सरफेस पे भी क्या हुआ, कौन सा मॉलिक्यूल मेरा इवेपोरेट करेगा, जो सरफेस के पास में है, राइट। सरफेस वाला मॉलिक्यूल निकलने का, एस्केप आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इवेपोरेशन जो हो रही है, जहाँ पे वेपर प्रेशर, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, सरफेस पे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो जितना ज्यादा उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होएगा, उतने अच्छे से क्या करेंगे, हम उसे होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, राइट। अब सपोज करो भाई हमारा विशु लटका हुआ था, ठीक है, बट है ना, अंशुल ने क्या किया, उसे जप्पी पा के खड़ा हुआ, भाई तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा, है ना। तो क्या हुआ कि जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन थे वो स्ट्रॉन्ग थे, है ना। बट सपोज करो वहां पे भाई लटका हुआ है ना, वो ये कहता भाई मैंने किसी का हाथ पकड़ा था, तो चांसेस गिरने की किसके ज्यादा है ना। यार किसी भी लटका हुआ, वो भी लटका हुआ है, दोनों लटके हुए, बट उसको तो जप्पी पा के खड़ा है भाई मैं जाने नहीं दूंगा, है ना। ये कहता है कि नहीं भाई मैं ऐसे ही कोई नहीं हाथ पकड़ेगा मेरा, है ना। चांसेस क्या है, ठीक है, गिरना किसी ने नहीं है यार, पता कर। ओके। उसके बाद हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा था। टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या होगा कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखे हैं, नीचे आग लगा दी, वहां पे लिक्विड जो था वो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो सीटी मारता है। तो वेपर प्रेशर जो है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ। आप कभी कभी देखोगे गर्मियों में भी आप पानी की बोतल खोलोगे ना तो वो फिक्स करती है, हालांकि उसमें चाहे पानी ही हो, प्लास्टिक की बोतल होगी तो वो करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो गए। क्लियर है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे। मैंने कोई नोट लिखा है आपको, टेम्परेचर के बाद क्वेश्चन लिखा है, चलिए एक नोट लिख लीजिए, NOTE नोट। नोट क्या कहता है, the vapor pressure is a measure of the vapor pressure is a measure of escaping tendency. The vapor pressure is a measure of escaping tendency, is a measure of MEA, measure of MEASURE, measure of the escaping tendency of the molecule
escaping tendency of the molecule from the liquid surface and depends upon volatility of the liquid full stop. It also depends upon the temperature. चलिए ये भी हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जैसा अभी मैंने बताया था आपको रॉड्स लॉ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इजी सा पार्ट है, मुश्किल पार्ट कुछ नहीं है इसमें। जो +1 थी वो काफी टफ थी एज कंपेयर टू 12। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे आराम से नंबर आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। जितनी हमने की थी लास्ट ईयर उससे 10% एक्स्ट्रा कर दोगे तो 90s में पहुंच जाओगे। ठीक है, 60s 70s वाले आराम से 90s में आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सा है और सिलेबस इजी भी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ओके, हमने सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ा, लिक्विड गैस इन सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, गैस इन लिक्विड पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड इन लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी हम लिक्विड करेंगे वो मिक्सेबल होनी चाहिए, एक दूसरे में घुल जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि दो अलग अलग है। लिखिए a binary solution of two miscible volatile liquid liquids in a closed vessel let us designate them as capital A and capital B. A and B, let PA, ठीक है, PA and PB be their partial vapor pressure. PA and PB be their partial vapor pressures. And according to Dalton's law of partial pressure, the total vapor pressure P will be equal to PA plus PB. लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जब हमने न्यूमेरिकल्स करे थे, बताया था PT is equal to PA plus PB. यार फोन किसका साइलेंट कर लो। The partial vapor pressure of the two components will be related to their mole fractions, XA and XB. Mole fractions XA and XB. ठीक है जी, क्लियर है? तो मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी बताता हूं कैसे होंगे। चलिए लिखिए नेक्स्ट
हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रॉड्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ रॉड्स लॉ RAOULTS रॉड्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. Rod's law and vapor pressure of liquid. Rod's law and vapor pressure of Rod's law and vapor pressure of liquid solution. ठीक है जी, क्लियर है जी. Rod's law and vapor pressure of liquid solution. अब Rod's law की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बड़ी सारी डेफिनेशन आएंगी, अलग अलग डेफिनेशन जो यहाँ पे लगेगी वो लगा देंगे. ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट डेफिनेशन लिखिए. The partial vapor pressure of a volatile component, the partial vapor pressure of a volatile component present in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component, directly proportional to the mole fraction of that component at a given temperature. Mole fraction of that component at a given temperature. At a given temperature. तो मतलब क्या हुआ भाई बहनों कि PA जो था that is directly proportional to XA and PB that is directly proportional to XB. ठीक है जी. और यहाँ पे हमने क्या किया, PA is equal to P0A XA and PB that is equal to P0B XB. P0A प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा. अब P0A क्या हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. अब जब भी नॉट लगा होगा मतलब वो प्योर कंपोनेंट के लिए. ठीक है जी. वेपर प्रेशर ऑफ the component when present in pure form. तो P0 है, P0B भी वही हो जाएगा when it is present in pure form. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे. अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं. क्या डेरिवेशन है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, PT किसके बराबर होता है भाई बहनों? PA प्लस PB. ये अभी हमने पढ़ा था. PT was equal to PA plus PB and PT this will be equal to P0A XA plus P0B XB. We know XA plus XB equal to कितना होता है भाई बहनों? 1 होता है. तो यहाँ पे XA की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 माइनस XB. कर सकता हूँ या XB की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 माइनस XA. लिख सकता हूँ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप.
PT is equal to P naught A x A, P naught B x B। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, तो PT और P दोनों में से कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा P naught A 1 minus XB plus P naught B XB। यहाँ पे आ जाएगा P naught A minus P naught A XB plus P naught B XB। हाँ जी, क्लियर है ये? अब यहां से इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूं, XB कॉमन निकाल सकता हूं, ये P naught A अलग है, तो PT और P that will be equal to P naught A, राइट। यहां से हमने XB कॉमन ले ली, ये XB ये XB प्लस P naught B minus P naught A XB। तो दिस विल बी द फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, that will be P naught B plus P naught A minus P naught B x A। दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे, P naught B plus P naught A minus P naught B x B। वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, PT is equal to, अभी पढ़ाया था हमने कि PT was equal to PA plus PB। यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला लिखा, PA की वैल्यू क्या है, P naught A x A, PB की P naught B x B। अब we know x A plus x B equal to 1 था, x A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 minus x B। यहाँ पे वैल्यू पुट की और यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, डिराइव करना नहीं आता पेपर में, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दीज आर द फॉर्मूलाज। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिएगा, है तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। राइट, क्लियर है? जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ओके सर, ओके तो चलिए आगे चलते। ठीक है जी, अब मैं आपको डेरिवेशन सर डेफिनेशन लिखवाता हूँ, इसकी भी एक और डेफिनेशन, यहाँ पे भी एक डेफिनेशन, तो लिखिए जरा डेफिनेशन अलग अलग। ओके तो चलिए लिखिए यहाँ पे जरा डेफिनेशन लिखिए, मतलब सेकंड डेफिनेशन है, कोई भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। वैसे तो यही वाला था कि जो पार्शियल फ्रैक्शन था, मतलब लिक्विड का था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसके लिए भी बना देते हैं हम, चलो लिखिए। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर, इन अ सॉल्यूशन the vapor pressure of particular component, in a solution the vapor pressure of a particular component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component, equal to the mole fraction of that component in the solution, mole fraction of that component in the solution multiplied by its vapor pressure,
when present in pure form, when present in pure form. When present in pure form. देखो क्या किया हमने, डेफिनेशन क्या पढ़ा, क्या बोला मैंने, द वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट है क्योंकि हमने दो चीजों से सॉल्यूशन बनाया, पीए से और पीबी से, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट किसके बराबर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन को मैंने आपको लिखवा दिया, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिखिए, नेक्स्ट लाइन में फिर से लिखिए। राइट, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए जरा। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, the total vapor pressure of the binary solution containing volatile components can be calculated, volatile components can be calculated if we know the partial pressure of, if we know the partial pressures of both the pure components and mole fraction of any of these. Mole fraction of any of these. एक चीज मैंने लिखवाई है, मेरे को प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर चाहिए थे और मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का, तो मेरा पी टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है जी। चलिए, एक छोटा सा डेफिनेशन, कल मैंने आपको क्वेश्चन में एक चीज कराई थी ना कि पी ए दैट इज इक्वल टू एक्स ए पी टोटल, कराया था लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल जब हमने किए थे उसमें यूज किया था। ठीक है, +1 का मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कैसे डिराइव किया था। लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज, ब्रैकेट में लिखेगा रिलेशन बिटवीन Dalton's law and Rod's law. Relation between Dalton's law and Rod's law. ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ क्या था, PA that is equal to P naught A XA and PB equal to P naught B XB। ठीक है जी, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ PT is equal to क्या आएगा, PT is equal to PA plus PB। According to Dalton's law, total pressure that will be equal to PA plus PB। ठीक है जी, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है भाई बहनों, मोल्स ऑफ
component 1 upon moles of component 1 and component 2. ऐसे ही पढ़ा था हमने, मोल फ्रैक्शन XA will be equal to moles of A upon moles of A plus moles of B. ऐसे ही करा था। हाँ जी। अब सपोज करो मेरे पास एक गैसियस है, तो उसके तो मोल्स निकलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उनके प्रेशर के टर्म्स में लेंगे। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, PA अपॉन PA प्लस PB लिख सकता हूं। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 भी लिख सकता हूं, B भी लिख सकता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B that will be equal to PB upon PA plus PB. ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, PA किसके बराबर हुआ, PA will be equal to XA, PA plus PB किसके बराबर था, P टोटल के बराबर into P टोटल। PB will be equal to XB into P टोटल। That's it. वेरी क्लियर। आएगा नहीं, डेरिवेशन नहीं आता, बस रिलेशन याद रखना है हमें। हाँ जी, क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट लिखिए, रॉड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब इसमें क्या हुआ, देखो हमने दोनों पढ़ी चीजें। हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा था हमने, कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। कितना अमाउंट ऑफ गैस मेरा डिसॉल्व होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, प्रेशर के ऊपर। पानी के अंदर मैंने गैस मिक्स किया, कितना गैस मिक्स होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, प्रेशर के ऊपर। P is equal to KHX, और यहाँ पे हमने रॉड्स लॉ पढ़ा तो उसमें क्या आया, P is equal to P naught A X A, P naught X। लेफ्ट साइड पे P है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे P है, यहाँ पे राइट साइड पे X है, यहाँ पे भी X है। अगर मेरे ये KH और P naught की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, that will be a special case of हेनरीज लॉ। समझ आया, जब ये दोनों जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू मैच हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है, मार्क कर लीजिएगा, ऐसे ही as it is आएगा। How can you prove या how can you say Rod's law is the special case of Henry's law? सिंपल, बस वही चीज बता देंगे भैया, दोनों में क्या है, जो हमारे कांस्टेंट्स हैं जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो केस बन जाएगा। समझ आया, चलिए ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में करा दिया ना, तो थोड़ा सा लिख देते हैं, पेपर में ऐसा लिख दिया तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले ना। देखो स्टेप वाइज, मैंने पहले ही बताया स्टेप वाइज मार्किंग होगी आपकी। अगर आपने ढंग से नहीं किया तो आपको आते हुए भी 70 नंबर नहीं मिलने वाले, सब आता है फिर भी नहीं 70 मिलेंगे। ठीक है, वही फिर अगर बहुत अच्छा है तो आप पहुंच जाओगे 65 पे, 67 पे, बट 70 नहीं आएंगे। ठीक है, आपको बुक्स मिलेंगी, जब बाद में मैं बताऊंगा, एक बुक लेनी है आपको जब लेनी होगी, तो उसमें क्या है, आंसर्स भी गिवन है, कैसे टॉपर्स ने क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से मेरे को स्टेप वाइज मार्किंग करके करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल से मैंने बता ही दिया था कि स्टेप वाइज मार्किंग हो रही है। लिखिए, चलिए लिखिए जरा, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ
RAOULTS, Rod's law. According to Rod's law, the vapor pressure of volatile component A in a given solution is given as PA. Rod's law किया ना, तो PA is equal to P naught A x A. ठीक है जी, ये रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया. नेक्स्ट लिखिए लाइन में, राइट. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन द सोल्यूशन ऑफ अ गैस, in the solution of a gas in a liquid, the gaseous component is normally so volatile that it exists as a gas. And its solubility in the liquid is governed by Henry's law. यहाँ पे आप लिख दीजिएगा PA is equal to KH XA. 2 डबल लाइन लिखिए, PA is equal to KH XA. ठीक है, चलिए लिखिए आगे. However, proportionality constant P naught A and KH are different. Proportionality constant P naught A and KH are different. Rod's law, full stop के बाद, Rod's law may be regarded as a special case Rod's law may be regarded as a special case of Henry's law. In which KH becomes equal to P naught A. Right? ये पेपर में आएगा क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड देना असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट. KH becomes equal to P naught A. ठीक है, देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन उसी तरीके का ही दिया हुआ, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉड्स लॉ एंड हेनरीज लॉ. ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे. ऑलमोस्ट जो सीबीएसई क्वेश्चन है वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं. आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसे पूरी शीट को. ठीक है, तब तक आप लोगों को करके लाएंगे, जितने हो सकते हैं आप ट्राई करिए, नहीं होंगे तो हम कराएंगे. ठीक है जी, क्लियर. चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रेशर वेपर प्रेशर सॉरी
वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है जी। क्या करेंगे हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर? क्या होगा? पानी के अंदर मैंने चीनी डाल दी। देखो बड़ा बेसिक सी चीज है। यहाँ पे ये था, राइट। जब मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया तो उसके यहाँ पे क्या था, सारी जगह क्या थे? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे। और वो क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो इजीली एस्केप आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे सारे क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, इजीली एस्केप आउट हो जाएगा। तो मतलब इसका जो वेपर प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि सारी सरफेस से क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। अब जब मैंने बताया आपको कि उसके अंदर मैंने सॉलिड चीज डाल दी, सपोज चीनी डाल दी। अब चीनी क्या करेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए तो उसका सरफेस एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट, क्लियर हुआ, समझ आया? फिर से बताओ, जब मैंने यहाँ पे पूरा प्योर सॉल्वेंट लिया तो उसके ऊपर क्या हुआ, सारी सरफेस पे क्या थे, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे। मैंने आपको नोट लिखवाया था कि दैट इज अ सरफेस फिनोमेनन, है ना, जो वेपर प्रेशर है सरफेस फिनोमेनन है। अब जब मैंने उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि सॉलिड चीज हमने उसमें डाली है। तो सॉलिड की वजह से क्या हुआ, वो सारे उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या हुआ, जो हमारा वेपर प्रेशर, जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। एक काम करना, एक कटोरी लेना और एक प्लेट लेना, एक मतलब सिंपल सी कहानी, वैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक प्लेट लिया, राइट, उसके अंदर पानी डाल दिया, और एक आपने कटोरी लिया, उसके अंदर भी पानी डाल दिया। कौन से वाला पानी जो है जल्दी इवेपोरेट होएगा, प्लेट वाला। क्यों? यहाँ पे भी सरफेस एरिया की कहानी है, समझ आ गया? सरफेस एरिया ज्यादा था तो इसी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा था। जब मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर लो हो गया। दैट्स इट, समझ आया? बस इतनी सी कहानी। चलिए लिखिए। हाँ, जब भी इक्विलिब्रियम होएगा ना, वो हमेशा क्लोज वेसल में ही होएगा, अगर गैस लिक्विड है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखवा नहीं रहा कुछ। ठीक है, बस एक डायग्राम बना लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या हुआ क्या यार। ऐसे ही वाले दो बना के दे देंगे, ठीक है, लिख लोगे ना, समझ आ जाएगा, छोटा मोटा कहानी। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया, प्योर सॉल्वेंट डाल दिया। प्योर सॉल्वेंट डाला तो उसकी वजह से क्या हुआ, और यहाँ पे क्या किया, मैंने एक बेल जार रख दिया। दिस इज बेल जार, घंटी जैसा होता है, ठीक है, तो मैंने भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स आएंगे। These are the vapors, right? दूसरे केस में मैंने क्या किया, एक और बीकर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्योर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने लिख दिया सोल्यूशन विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नमक डाल दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, सोल्यूट जो था, सोल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरफेस एरिया जो था वो हमारा डिक्रीज हो गया, और जो वेपर प्रेशर था वो भी क्या हो गया भाई बहनों, डिक्रीज हो गया। ठीक है जी, इसे ड्रॉ कर लीजिए, काम आ जाएगा, समझ में आ जाएगा यार क्या। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, सोल्यूट के पार्टिकल हो गए, और ये वाले हो गए हमारे सॉल्वेंट। ये सोल्यूट के हो गए, सॉल्वेंट के ऐसे आ गए।
क्या कह रहे हैं? हाँ ड्रॉ कर लो, याद थोड़ी रहता है, क्या रहता है? याद है, ये तो याद है। तो 4 दिन पहले बता देना क्या क्या था। वो तो याद नहीं है यार, ये याद रहेगा वो 6 महीने बाद 8 महीने बाद लिख ले। जैसा बनता बना लेना, फिर कहता है सब पानी के मारते हैं। सर समझाते कि नहीं सर? पेपर आनी है। हाँ और मेरी मम्मी घर पे तो बोलती नहीं, घर पे बहुत ज्यादा बोलती हूँ। ठीक है जी, 2 लाइनें भी लिखवा दें। है जल्दी कर जल्दी। ये जरा दोनों ही इकट्ठे बैठे हो, बड़ा बांधे सर अब क्लास कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बस कर ले चले कर लो। आप ये चीज बन गए। चलिए इस पे लिखिए जरा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट the vapor pressure of solvent is directly proportional to its mole fraction. The vapor pressure of solvent is directly proportional to its mole fraction. Directly proportional to its mole fraction. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन कम हो गए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा. दिस मीन्स दैट vapor pressure of solvent, the vapor pressure of solvent on the surface of solution, vapor pressure of solvent on the surface of solution, or the vapor pressure of the solution, or the vapor pressure of solution will decrease. Vapor pressure of solution will decrease. Thus, there will be lowering in vapor pressure. There will be lowering in vapor pressure. ठीक है जी, क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए. यहाँ तक समझ आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, Raoult's law for solution. Raoult's law for solution containing Raoult's law for solution containing non-volatile solute. Containing non-volatile solute. तभी तो मेरे को हो रहा हूँ 4 पे रुक गया है कैसे. ठीक है जी, क्लियर है? चलिए लिखिए जरा, डेफिनेशन लिखनी है हमें ना. ओके, एक चीज सिंपल सी कहानी बताओ. यहाँ पे मैंने एक चीज लिखवाई है आपको. इसका वेपर प्रेशर कितना है? ये प्योर का था, क्या होगा? ये P0 है, मैंने लिखवाया आपको.
कि पी नॉट ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, पी ए, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्टर होगा, पी ए या पी नॉट ए, पी नॉट ए, ठीक है जी। क्लियर हो गया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी थी कि आपको यार जब भी हमने सॉल्यूशन बनाया, राइट, चीजें समझ में आ गई। चलिए लिखिए आगे, चलिए रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें लिखिए द सॉल्यूट ब्रैकेट में लिखिएगा कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स में ना कंपोनेंट बी सॉल्यूट के लिए लिया, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया सॉल्यूट के लिए, कई बुक्स में वो 2 भी लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने WA लिखा फॉर सॉल्वेंट, WB इज फॉर सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर W1 जो रहेगा वो मेरा सॉल्वेंट के लिए रहेगा, और W2 जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, सॉल्यूट के लिए। सॉल्वेंट के लिए W1 रहेगा, ठीक है जी। तो इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा, A and 1 is for solvent, 2 and B are for solute, ठीक है जी। चलिए the component, the solute component B ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, present in the solution is non volatile, it will not have any vapor pressure, it will not have any partial vapor pressure, it will not have any partial vapor pressure, that is PV equal to 0, ठीक है जी। and P will be PT और P will be equal to PA, क्योंकि PV की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, which is equal to P naught A x A। PA प्लस PP होता है, PP की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P naught A x A, ठीक है जी। क्लियर है, आगे लिखिए, फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, for a solution containing a non-volatile solute present in a volatile solvent, present in a volatile solvent, present in a volatile solvent, right, it may be stated as, sorry, it तो है नहीं क्या ना, Rod's law लिखो, Rod's law may be stated as, it confuse हो जाओ, Rod's law may be stated as the vapor, next time में लिखिएगा, the definition ही है, the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute at a given temperature, at a given temperature is equal to the product of, is equal to the product of the vapor pressure, is equal to the product of the vapor pressure, vapor pressure of the pure solvent, vapor pressure of the pure solvent and its mole fraction, vapor pressure of pure solvent and its mole fraction, ठीक है जी। क्लियर है, ये लिख लीजिएगा, P naught A is greater than PA, P naught A is greater than PA,
ओके, अब लोगों ने वो देखा है, क्या नाम है, सिलिका जेल, भाई फोन करते हैं, सिलिका जेल देखा है? अब लोगों ने देखा होगा कि यार आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद क्या होगा, बहुत सारी ह्यूमिडिटी हो जाएगी, है ना। एसी में बैठे हुए तो ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिह्यूमिडिफायर का काम कर रहा है, यहाँ से जितनी भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी उसे बाहर निकाल देगा, राइट, ऐसे ही करेगा। बट बाहर अगर हम जाएंगे, अगर सपोज करो आपके कोई शूज थे, क्योंकि मॉइस्चर तो बहुत सारा है, आपने किसी बॉक्स में रखे हुए थे, वो खुला था और उसमें क्या हुआ, मॉइस्चर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें, मतलब लेदर के शूजों में तो उसमें फंगस वाइट वाइट टाइप का कुछ लग जाता है ना। और बैग भी अगर पड़े रहते हैं तो बैग भी काले से वो वाइट वाइट हो जाते हैं, ठीक है हमने, वो क्यों हो गए, क्योंकि सर आपके बैग गंदे थे ना, नहीं वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ गंदे होने की वजह से भी होता है, बट वहां पे क्या हुआ, बहुत सारी फंगस को बनने के लिए काफी सारा वो मिल गया। हम लोग उसमें क्या करते हैं, हाँ भाई पहले इसको, हाँ जी, नहीं नहीं हमें बता दें, हम भी हंस लेंगे यार, हैं, नहीं पक्का, वहाँ बैठ जाए यार, निकल से वही बैठेगा, आप ही बैठे, ओके चलो यार, हम टू द पॉइंट, ओके। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमने क्या किया, वहां पे हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस था, मतलब सिलिका जेल था, मैंने आपको लिखवाया था अगर आपको याद हो, है ना, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस लिखवाए थे, और वो क्या कर रहे थे, जो वेपर प्रेशर था उसको डिक्रीज कर रहे थे। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा मॉइस्चर था, राइट, तो मॉइस्चर वाटर वेपर है, उसकी वजह से कुछ प्रेशर पड़ रहा था, राइट। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ये किया, सिलिका जेल रख दिया, सिलिका जेल क्या करेगा, वहां पे जितने भी वेपर्स हैं उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है जो भैया वो मेरा कम हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब शूज वगैरह में, बॉटल्स वगैरह में वहां पे स्मेल क्यों नहीं आती, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर आती है वहां पे। अब वो मॉइस्चर ही नहीं रहा, तो मॉइस्चर नहीं रहा तो वो चीज क्या करेगी, सारी एब्जॉर्ब कर लिया और कोई स्मेल उसमें से नहीं आएगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था हमने ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, अच्छा केटीजी में ना, ओके। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी था, आइडियल गैस जो उस आइडियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, तो आइडियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया। नहीं, हेनरीज लॉ तो गैस के लिए था ना बेटा, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा मेरा, रॉल्स लॉ। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो दो ही टाइप के सोल्यूशन होंगे, एक आइडियल होएगा और दूसरा क्या होएगा, नॉन आइडियल होएगा, ठीक है। नॉन आइडियल को आगे फर्दर पढ़ेंगे हम, तो पहले लिखिए आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसकी असाइनमेंट को कंप्लीट करके लाएंगे, जो जितना कर सकता है ट्राई करना है, और फिर हम उस क्लास को, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम पूरी असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। आज जाके अपने आप खुद से सॉल्व करिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे, ठीक है, बस फोन नहीं चलाना, ठीक है। चलिए, मतलब फोन से नहीं देख रहा, लिखिए जरा, ideal solution, a solution is said to be ideal, a solution is said to be ideal if it strictly obeys, if it strictly obeys Rod's law, strictly obey Rod's law at all concentration, at all concentration and temperature, right. A solution is said to be ideal if it strictly obeys Rod's law at all concentration and temperature, clear हुआ। तो क्या होगा,
देखो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा पी ए इज इक्वल टू क्या था भाई बहनों, पी नॉट ए एक्स से पीबी क्या था, पी नॉट बी एक्स पी एंड पी टी विल बी इक्वल टू क्या था, पी ए प्लस। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए लिख लीजिएगा, पी नॉट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी एंड पी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस रहती हैं जब मेरा कोई सोल्यूशन जो है वो आइडियल होगा। लिखिए जरा, फर्स्ट लिखिए, अ सोल्यूशन में बिहेव आइडियली, a solution may behave ideally the solute and solvent must have the solute and solvent must have या must be of same nature, must be of same nature, same nature मतलब पोलर पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है, उसके बाद फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन की बात कर रहा है कि ए एंड बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू द ए बी। क्लियर हुआ, ए और ए के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, उन दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया तो ए बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, तीनों के इंटरेक्शन क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, सपोज करो इसको तोड़ने में 10 की एनर्जी लग रही है, इसे तोड़ने में भी 10 की लगेगी, और यहाँ पे जब हमने मिक्स कर दिया तो भी इसे तोड़ने में कितने लगे, 10 की एनर्जी लगे। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ए बी इंटरेक्शन मस्ट बी सेम एज ए एंड बी। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन must be same as AA and PB। ठीक है जी, क्लियर है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है दैट इज इक्वल टू 0 एंड मिक्सिंग एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दैट इज अगेन इक्वल टू 0। ये भी लिख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 100 ml ये लिया और इसका 100 ml लिया तो ये कितना बनना चाहिए, मेरा 200 ml ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 199 198 हो जाए या 201 202 हो जाए। ऐसा कब होएगा, अगर वो प्रोसेस, सॉरी हाँ नॉन आइडियल में होएगा। वो कब होएगा मतलब ये पूछा मैंने, हाँ जब टेम्परेचर मेरा चेंज हो रहा हो। दोनों को मिक्स करने पे हो सकता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बना दें जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए या एक्सपेंशन हो जाए तो वो बढ़ जाएगा। बट वहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 मींस कि वो कोई हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है, लिख लीजिएगा इसे। मैं अभी लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट
सोल्यूशन बनेगा, नो हीट इज एब्सॉर्ब और रिलीज। राइट, क्लियर? नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। इनके एग्जाम्पल्स लिखिए, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछेगा, वो आपको एग्जाम्पल देके ही पूछेगा कि ये भैया सोल्यूशन मेरा आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है जी, वो पूछेगा ही ऐसे क्वेश्चन को, मतलब फ्रेम ही उसने ऐसा करना है। वो ये नहीं बोलेगा कि ए और बी कंपोनेंट है, वो आपको दो चीजों का मिक्सचर देगा और वो पूछेगा कि भैया बताओ कि ये मेरा कौन से वाला सोल्यूशन है। राइट, फाइन। तो लिखिए, चला इससे एग्जांपल लिखते हैं, बेंजीन प्लस टॉलिन, और उससे एग्जांपल है बेंजीन एंड टॉलिन। सेकंड एग्जांपल है हमारा एन-हेक्सेन एंड हेप्टेन, N-hexane and N-heptane, ethyl bromide, and ethyl iodide. Ethyl bromide and ethyl iodide, bromobenzene and iodobenzene, bromobenzene and iodobenzene, chloromethane and dichloromethane, chloromethane and dichloromethane, bromobenzene and iodobenzene. तेरे सारे ऑर्गेनिक एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उनमें नॉन पोलर होता है ना, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह या ऐसा वजह कुछ होने का इसलिए नहीं बनता। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये किया, क्योंकि जो नॉन आइडियल आएंगे उसमें वाटर प्लस अल्कोहल ऐसे वाले आएंगे, नाइट्रिक एसिड डाल दिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है हमारी। क्लियर है, समझ आ गई जी? नेक्स्ट लिखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ideal solution. Graphical representation of the behavior of ideal solution. ग्राफ के बारे में लिखवाऊंगा कुछ नहीं, सिंपल ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया। राइट, ये चीज क्लियर है। अब सपोज करो, यहाँ पे चीजों को समझना, अगर मेरे पास PT will be equal to PA plus PP था, राइट, and P naught PA is equal to P naught A XA, PB that is equal to P naught B XB, ये तीन चीजें हमने पढ़ी है। राइट, अब सपोज करो मेरे पास सोल्यूशन था, दो कंपोनेंट का था, A एंड B का। ठीक है जी, अब सपोज करते हैं कि A का वेपर प्रेशर मेरे पास कम है, B का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब सपोज मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में मैंने XA की जगह 1 पुट कर दिया। अगर XA की जगह 1 पुट कर दिया तो मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, PA is equal to P naught A हो जाएगा, और P naught A क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे XA की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, XB की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, P naught A। समझ आ रहा है?
मेरे पास दो कंपोनेंट थे ए एंड बी, मैंने उनका सोल्यूशन बनाया दैट इज इक्वल टू पीटी। मैंने पीए लिया, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और एक्सबी की वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने एक्सए की वैल्यू 1 ले ली तो एक्सबी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा? पीटी इज इक्वल टू पीए या पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए। ये मेरा पीए का है और ये वाला मेरा पीबी का है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सए की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक्सबी की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो यहाँ पे सपोज करो ये आ गया मेरा पी नॉट बी, बस ही बराबर कर लो। यहाँ पे मेरा वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये चीज क्लियर आ गई? क्लियर हो गया? एक ही सोल्यूशन था, उसमें ए और बी कंपोनेंट थे। अगर मैंने सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया तो मतलब बी मेरा है ही नहीं। तो जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से। यहाँ पे मैंने ये किया, सिर्फ बी कंपोनेंट रखा, ए कंपोनेंट रखा ही नहीं। तो वो जो वेपर प्रेशर था वो किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट की वजह से। क्लियर है? और यहाँ पे हमने ये इसी वैल्यू से क्या पता लग रहा है कि भैया पी नॉट ए जो है दैट इज लेस देन पी नॉट बी। पी नॉट बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। ये यहां तक क्लियर है? अब देखो भाइयों बहनों, अब सपोज करो हमने क्या किया, इसको मैं यहां लिखूंगा, Pt is equal to P naught PA plus PB. PA will be equal to P naught A XA, P naught B XB. ये चीज समझ में आ रही है? अब PT, ये देखो जब मैंने एक ही कंपोनेंट रखा था तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया था, तो P नॉट A बचा, इसकी वैल्यू 1 थी तो P किसके बराबर आ गया? P नॉट A। दूसरे वाले इक्वेशन में मैंने XA को 0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो PT किसके बराबर हो गया? सिर्फ P नॉट B के बराबर। अब देखो जब मैं यहाँ पे A की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूँ, A की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूँ और B की वैल्यू को इंक्रीज करने लगा तो क्या होगा? ये यहां तक पहुंच जाएगा और ये वाला पार्ट मेरा यहां तक पहुंच जाएगा एक एक कंपोनेंट का लेके। बट जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा। सपोज करो एक का वेपर प्रेशर 50 था, दूसरे वाले का वेपर प्रेशर हमारा 80 था, तो क्या होगा? 150 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी। यहाँ पे टेम्परेचर है कितना है? 25 डिग्री है। बाहर हो सकता है 30 डिग्री हो, मैं दरवाजा खोल दूं तो क्या होएगा? 25 और 30 55 हो जाएगा, मतलब बीच में कहीं पे आएगा। 25 और 30 के बीच में कहीं पे रहेगा, राइट? ऐसे ही प्रेशर है। प्रेशर क्या है मेरा अंदर? सपोज करो इसका 10 वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है? 10 है और इसकी वैल्यू 20 है। इन दोनों सोल्यूशन को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या जो वेपर प्रेशर है वो 30 हो जाएगा या उसके बीच में रहेगा? है ना, 20 से 30 के बीच में ही कहीं पे, या 10 से लेके 20 के बीच में ही कहीं रहेगा। तो ये मैंने ये किया, सीधा सीधा ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते रहो, चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करके देखिए, वो वैल्यू क्या करेगी? इसके बीच में कहीं पे लाई करते हुए चली जाएगी। हाँ जी, क्लियर है ये? बोलो भाई मैडम। हाँ जी, क्वेश्चन है ही नहीं है सर, ग्राफ है, ग्राफ ऐसे बना। राइट, क्लियर है? अब इसके ऊपर ग्राफ भी आएगा। ग्राफ आपको सीखना है, समझना है, घर जाके क्या करना, एक्सए की वैल्यू सुन लो, एक्सए की वैल्यू 0 से लेके आपने एक्सए की वैल्यू 1 तक पुट करना है। कैसे कैसे? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और एक्सबी की वैल्यू 1 अगर ये है,
XD की वैल्यू 0 से कहां तक रखनी है, 1 तक पुट करना, 0.1 से लेके 0.2 0.3। ठीक है जी, दोनों तरफ से करके देखना, वो ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा सा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार, सिंपल सी कहानी है। ये पी नॉट है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी तो इसी वजह से इसका पी नॉट है, नहीं आ रहा था, यहाँ पे 0 वैल्यू थी। जैसे जैसे हम ए की वैल्यू बढ़ाने लगे तो वो कुछ वैल्यू आती रही, जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो उसने मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी। ये वाला ग्राफ था, एक्स बी इक्वल टू 0 था तो उसका वेपर प्रेशर है ही नहीं, इसकी वजह से, सिर्फ ए की वजह से। यहाँ पे बी के लिए प्रेशर कितना है, जैसे जैसे मैं बी की वैल्यू बढ़ाता रहा वो वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज होती रही। कब तक इंक्रीज होती रही, जब तक कि वो 1 तक नहीं चली गई। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, दोनों के बीच में कहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये ग्राफ आएगा, ग्राफ अच्छे से करना है भैया, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन ड्रॉ करने आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राइट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद हमारे पास बस न्यूमेरिकल पार्ट ही बचेगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट ही है भाइयों बहनों इस चैप्टर में, कुछ नहीं है और बाकी। ठीक है, थ्योरी के बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बताई दिए हैं। वही क्वेश्चन, घिसे पिटे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले, नया कोई क्वेश्चन नहीं बने।